Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the knowledge blog. Today we are going to start the series of biology. Series of biology में हम लोग बायो को डिस्कस करेंगे, बायो के सारे चैप्टर्स को, हर चैप्टर के टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को सबको मालूम है कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। मैं आपको बताती चलूँ कि दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ 9th क्लास 25-26 सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें जो फर्स्टली है मेनली जो बायो की डेफिनेशन है दैट इज़ बायोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये चीज़ याद करने की है, अक्सर औकात एग्जामिनर आपसे MCQs भी पूछ सकता है। बायोज मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग द स्टडी। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ life. Biology is basically the study of life. It is a study of all living things from tiny bacteria to big whales. हमें पता है कि छोटे से छोटे एनिमल से लेके बड़े से बड़े एनिमल्स तक, ह्यूमंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल्स, उन सब की जो स्टडी है वो बायो में आती है। बायोलॉजी में मेनली हमें जिन चीज़ों की समझ आती है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लिविंग्स हैं उनकी इंटरेक्शंस आपस में क्या हैं, वो किस तरह रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, उनकी फिजियोलॉजी किस तरह काम करती है और उनके बॉडी फंक्शंस किस तरह काम करते हैं और उनका इंसानों के साथ किस तरह की उनकी इंटरेक्शंस हैं। सब चीज़ें, पूरी हर चीज़ की लाइफ हमें किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है। तो मेनली दिस इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ ऑफ एनिमल्स, लाइफ ऑफ लिविंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब की लाइफ की जो हम स्टडी करते हैं किसी भी जानदार की, दैट इज़ इन बायोलॉजी। आफ्टर दैट छोटे छोटे पॉइंट्स बने हैं जो MCQs में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी एग्जामिनर पूछ सकता है। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रही हूँ दैट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनर के एग्जामिनर क्या आपसे पूछ सकते हैं, आपको आप किस तरह उस मैसेज को बेहतर तरीके से कन्वे कर सकते हैं टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट, अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था एंड ही वाज द फर्स्ट हु इन्वेस्टिगेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली, यानी कि उसने साइंस की नज़र से पहली दफ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्वेस्टिगेट किया था। तो दैट्स वाई उसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। एंड मैं आपको बताती चलूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि लमार्क वाज द फर्स्ट वन हु यूज़ द वर्ड बायोलॉजी। लमार्क ने ये वर्ड बायोलॉजी फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एंड एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट हु इन्वेस्टिगेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली। उसके बाद अगर आप डायग्राम्स में देखें तो आपको बताया गया है कि डायग्राम्स में आपको बताया गया है बैक्टीरिया। डायग्राम्स में अगर आप देखें तो बैक्टीरिया, फंजाई, ड्रैगन, ब्लड ट्री, एटलस मॉथ और ऑस्ट्रेलियन सकस, ब्लू व्हेल, ये सारी डायग्राम्स आप लोगों को डिफरेंट स्पीशीज़ की, एनिमल स्पीशीज़ की, प्लांट स्पीशीज़ की दिखाई गई हैं जस्ट टू प्रोवाइड एन आइडिया कि बायोलॉजी कितना वास्ट नॉलेज प्रोवाइड करती है, छोटे से छोटे एनिमल या प्लांट स्पीशीज़ से लेके बड़े से बड़े एनिमल्स तक या प्लांट स्पीशीज़ तक। सो हमें भी आइडिया हो जाना चाहिए अब तक कि बायोलॉजी एक बहुत वास्ट नॉलेज है। नेक्स्ट पैराग्राफ, बायोलॉजी इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग। यस इट इज़ एक्साइटिंग बिकॉज टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एट द स्टार्ट ऑफ यूनिवर्स बहुत कम स्पीशीज़ जो थी एनिमल्स की, प्लांट्स की डिस्कवर्ड थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नॉलेज है बायो का, अपकमिंग स्पीशीज़ हैं लिविंग थिंग्स की और उनकी इंटरेक्शंस हैं, वो टाइम के साथ साथ उनका जो नॉलेज है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस नॉलेज को गेन करना, इसको इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी एक्साइटिंग। सो बायो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्साइटिंग एज़ वी ऑल नो। नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आर रियली वेरी इजी, आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने इनकी डायग्राम्स इस हिसाब से बनाई है कि आप लोगों ने इसके कुछ पॉइंट्स को बस याद करना है। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द मेन पॉइंट्स एंड आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स को मेमोराइज़ करना है और उसके बाद उन पॉइंट्स को लेके आपने कोड वर्ड्स के साथ इनको याद कर लेना है। बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगी, बहुत ईजी हैं। फर्स्ट इज़ मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। मेजर फील्ड्स में हम लोग जो देखें तो दैट इज़ बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी को आप लोग बहुत इजीली याद कर सकते हो बूटे से। दिस इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट्स, बूटों की स्टडी है ये, बेल बूटे जिनको कहते हैं। इट टुक्स एट हाउ प्लांट ग्रो कैसे करता है और वो न्यू प्लांट्स कैसे बनाता है और प्लांट रहते कैसे हैं।
दैट ऑल वी स्टडी इन बॉटनी। सेकेंड वन इज़ zoology। zoology का आपको पता है, आप ज़ू से याद कर सकते हैं। ज़ू में हम जाते हैं एनिमल्स को देखने, एक्साइटिंग एनिमल्स को देखने, तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। और ये भी सेम है कि एनिमल्स ग्रो कैसे करते हैं, एनिमल्स रहते कैसे हैं, और एनिमल्स आपस में बिहेव कैसे करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ये भी बहुत आसान है। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा होता है, और बायोलॉजी हमें पता है द स्टडी ऑफ लाइफ, छोटी चीज़ों की स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इसमें स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमें पता है कि बैक्टीरिया आ सकते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे आ सकते हैं। विच आर लिविंग थिंग्स, दे आर टू स्मॉल टू सीन विद नेकेड आई। हम लोग इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते या बामुश्किल देख सकते हैं। इट हेल्प्स अस लर्न अबाउट दी स्मॉल क्रिएचर्स एंड हाउ दे इम्पेक्ट आवर हेल्थ एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, नेमाटोड्स और वायरसेस भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये किस तरह हमें इनका हमारी लाइफ पर किस तरह इम्पैक्ट है, यानी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ भी होते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज़ भी होते हैं। तो ये किस तरह हमारी हेल्थ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, किस तरह डिज़ीज़ कॉज करते हैं, और किसी जगह पे इन्होंने सर्वाइव करना हो तो किस तरह सर्वाइव करते हैं, इनकी डेवलपमेंट, इनका हर चीज़ जो है हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। एंड पूरी दुनिया को ये किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। कोरोना वायरस की मिसाल सबके सामने है, इसने किस तरह पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया था, कैसे मुतासिर किया था हमारी लाइफ को और द लाइफ अराउंड अस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। Before proceeding, please do like, share and subscribe to my channel, that is Knowledge Block, for further updates. Let's start ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में अगर हम देखें तो फर्स्ट ब्रांच आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आप सी से याद रखें कि ये सेल्स की स्टडी को कहते हैं। साइटोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजिस्ट जो सेल्स को स्टडी करने वाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड साइटोलॉजिस्ट। साइटोलॉजिस्ट एग्जामिन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स। सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं, और सेल डेवलप कैसे करता है। सेल बहुत टाइनी होता है, आप लोगों को सबको मालूम है कि सेल क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है। इसकी जो स्टडी होती है वो बहुत मुश्किल होती है, तो वो इसको स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो साइटोलॉजी में आपने सिर्फ 3 चीज़ों को ज़्यादा याद रखना है, दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन क्या है, जो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सेल के फंक्शंस को हम स्टडी करते हैं, और डिस्टिंग्विश एट सेल लेवल पर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं उनको स्टडी करते हैं। अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस अ साइटोलॉजिस्ट स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सच एज हाउ इट अलाउज सर्टन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू वाइल कीपिंग अदर्स आउट। बहुत छोटी सी एग्जांपल भी दी हुई है, किस्म की उन्होंने बताया हुआ है कि ये सब चीज़ें इसमें स्टडी की जाती हैं। हमें पता है कि सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्लांट में प्रेजेंट होती हैं, और जो एनिमल्स हैं उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन्स ओनली अलाउज फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट वाइल द अदर मॉलिक्यूल्स कांट पास थ्रू इट बिकॉज इट वर्क्स एज अ फिल्टर के तौर पर भी एक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें किस में स्टडी की जाती हैं, साइटोलॉजी में। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो के बारे में हम सब ने पढ़ा है, और ये हमें अभी मतलब याद भी है, हो चुका है अब तक कि एम्ब्रियो किसको कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ जिसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, दैट इज़ कॉल्ड फीटस। फीटस से वो जब बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो फीटस अब मदर वॉर्म में होता है। कोई भी एनिमल आप ले लें, जब वो अपनी मदर वॉर्म में होगा तो एक बहुत छोटा एम्ब्रियो से वो स्टार्ट होता है ग्रो करना, और फिर वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, और फिर उसकी बर्थ आफ्टर बर्थ उसकी जो फर्दर उसकी डेवलपमेंट होती है वो। लेकिन हम लोग इसमें क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। एक एम्ब्रियो से कंप्लीट इंडिविजुअल बनने तक का उसका पूरा जो आप सेगमेंट्स हैं या सीरीज़ है, उसको हम स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट फोकस ऑन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट की हम सबको पता है वेरियस स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट लुक इनटू हाउ द ह्यूमन हार्ट डेवलप। अब इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गन की बात हो रही है कि किस तरह एक ऑर्गन डेवलप होता है, उसका क्या काम होता है। फर्दर दैट मैं आपको बताऊं कि एम्ब्रियोलॉजी में जो चीज़ें
स्टडी की जाती हैं दैट इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हार्ट की डेवलपमेंट है, ये एक ऑर्गन है, वो कैसे बनता है उसकी स्टडी को, किसी भी ऑर्गन डेवलपमेंट की स्टडी होती है दैट इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस, वो भी इसमें आती है। सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कैसे होता है, जाइगोट कैसे डिवाइड होता है फर्दर, उसकी क्या डेवलपमेंट है, दैट इज़ आल्सो एम्ब्रियोलॉजी में वो भी स्टडी किया जाता है। उसके बाद है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में मतलब सेल कैसे टिश्यूज़ में डिवाइड होता है और टिश्यूज़ कैसे ऑर्गन्स बनते हैं मिलके, ये सब एम्ब्रियोलॉजी में ही स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस होंगे तो ही एम्ब्रियो से एक फर्दर न्यू इंडिविजुअल बन सकेगा। द नेक्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमें पता है, मॉलिक्यूल से आप लगा लें कि हम इसमें मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स को कैसे स्टडी करते हैं, एज वी ऑल नो कि मॉलिक्यूल्स में आप डीएनए लगा लें, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इस तरह की जो सारी टर्म्स हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाती हैं। एंजाइम्स, जीन टर्न ऑन ऑफ, यानी जीन्स कैसे टर्न ऑन होती हैं, कैसे टर्न ऑफ होती हैं, ये सारी छोटी छोटी जो मॉलिक्यूलर स्टडी है वो हम इसमें करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंप्राइज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स is known as molecular biology। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, कैसे सारा प्रोसेस है वो स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है कि डीएनए और आरएनए की स्टडी होती है इसमें, प्रोटीन कैसे बनते हैं ये स्टडी होती है इसमें, जीन्स किस तरह काम करते हैं, जीन्स टर्न ऑन कैसे होते हैं, ऑफ कैसे होते हैं, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया। बुक में उन्होंने बस एक एग्जांपल डीएनए की दी हुई है, वो बस आप वो कर सकते हैं। साइड नोट पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है माइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ फंजाई। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछ सकते हैं आपसे, या फिर एग्जामिनर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है कि व्हाट इज़ माइकोलॉजी एंड और माइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। माइकोलॉजिस्ट फंगस को स्टडी करते हैं, किस तरह वो ग्रो करती है, उसकी शेप्स कौन सी होती हैं, उसका रोल क्या होता है और डिजीज़ कैसे कॉज करती है। फंगस की स्टडीज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और लेकिन यहाँ पे हल्की सी सिर्फ एक डेफिनेशन बताई हुई है, तो दैट्स वाई हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बहुत सिंपल सी ब्रांच है। पैथोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ डिजीज़। पैथोजन से आप इसको याद रखें कि पैथोजन डिजीज़ फैलाते हैं, तो ये स्टडी ऑफ डिजीज़ है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या करते हैं कि डिज़ीज़ की स्टडी करते हैं, डिज़ीज़ का कॉज क्या है, इसकी डेवलपमेंट क्या है डिज़ीज़ की, और स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होती हैं जब किसी भी चीज़ में या किसी भी एनिमल में या प्लांट में डिजीज़ आती है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या आ जाते हैं। तो अ पैथोलॉजिस्ट फॉर इंस्टेंस इन्वेस्टिगेट द काज ऑफ कैंसर। एग्जांपल दी हुई है कि पैथोलॉजी काज ऑफ कैंसर भी डिस्कवर करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, और कैंसर कैसे हुआ और इसकी वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, सारी चीज़ें पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी इट्स आप इसको इकोलॉजी से याद कर सकते हैं, इको इन्वायरमेंट से भी हो सकता है। इकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर विद देयर इन्वायरमेंट। इको मीन्स इर्द गिर्द, इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के साथ लिविंग थिंग्स कैसे इंटरेक्ट करती हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, बायोटिक फैक्टर्स एंड ए बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक हम लिविंग फैक्टर्स को कहते हैं और ए बायोटिक नॉन लिविंग को। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आगे एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल द रेड पांडा इन द ईस्टर्न हिमालयाज डिपेंड्स ऑन बैम्बू प्लांट्स फॉर फूड। ये बायोटिक फैक्टर्स पे रिलाई करते थे एंड इट इज़ इफ़ेक्टेड। जो बैम्बू प्लांट है या रेड पांडा है, वो उसको क्या चीज़ इफ़ेक्ट करती है ज़्यादा, टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है और रेनफॉल। ये दोनों ए बायोटिक फैक्टर्स हैं। अभी ए बायोटिक फैक्टर्स रेड पांडा को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और रेड पांडा किस तरह बायोटिक फैक्टर्स पे रिलाई करता है, इन सब की जो इंटरेक्शन है वो हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम इकोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिजम्स किस तरह आपस में अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड उनका हैबिटेट क्या है, निश, कोई भी उनकी जो हम जॉब आप समझ लें कि किसी चीज़ की कोई जॉब होती है, जिस तरह हमारी जॉब होती है, तो इस तरह उन जो जॉब होती है उसको हम निश कहते हैं। फूड चेन्स और फूड वेब्स को हम स्टडी करते हैं इसमें, और इकोसिस्टम्स को भी स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो कि ओशंस में रहते हैं, कि ओशंस में कौन कौन सी लाइफ प्रेजेंट है, किस तरह वो ओशन को इफ़ेक्ट कर रही है और ओशन का उन पे क्या इफ़ेक्ट है। मेरीन बायोलॉजिस्ट रिसर्च द वेराइटी ऑफ मेरीन लाइफ। मेरीन लाइफ हमें पता है कि समंदर में बहुत वास्ट और डाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, उन सबको इंटरेक्शन वाटर के साथ क्या हैं, और
वो किस तरह सर्वाइव करते हैं। A marine biologist, for instance, study the behavior of whales, such as how they communicate with each other. एग्जाम्पल आगे कोट की हुई है कि मेरीन बायोलॉजिस्ट जो हैं वो वेल्स को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ एवरी ब्रांच जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप लोग किस तरह फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कोट की हुई हैं कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप लोग किस तरह इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हमें पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम से ही है। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, कि हमारा इम्यून सिस्टम इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं डिजीज़ के साथ, ये स्टडी करते हैं इसमें, और एग्जामिन करते हैं कि किस तरह एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और वो किस तरह वायरसेस या बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ किस तरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ या पैथोजेंस के ख़िलाफ़ वो किस तरह अपनी रेजिस्टेंस शो करती हैं। ये हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी में अगर हम फर्दर देखें तो इन्नेट इम्यूनिटी एक आ जाती है, दैट इज़ हमारी जो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होती है। अडेप्टिव जो हम अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, और ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी होते हैं, जस्ट लाइक बोन मैरो जो हमारा है वो ऑर्गन के तौर पर ही एक्ट करता है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। द नेक्स्ट वन इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में ऑर्गन्स, टिश्यूज़, सेल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आगे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है इसके हवाले से कि एनाटॉमी एनाटॉमिस्ट एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट सच एज़ हाउ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर अरेंज्ड। हार्ट के चैम्बर्स कैसे, हार्ट के अलावा और भी ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, किडनी है, कि सारी जो है इंटरनल जो स्टडी है इंटरनल हमारे सिस्टम की एनाटॉमी में आती है। उसके अलावा सेलुलर कंपोनेंट्स इसमें स्टडी किए जाते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की एनाटॉमी में वेस्कुलर सिस्टम प्लांट्स में वो सारा स्टडी वो हम स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ की स्टडी है। हिस्ट्री से आप याद रखें टिश्यू। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज़। प्रॉपरली इसमें टिश्यूज़ को स्टडी किया जाता है। टिश्यूज़ की एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो प्लांट्स में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं, जिस तरह नर्वस टिश्यूज़, मसल्स टिश्यूज़, और प्लांट्स में वेस्कुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये आ जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ टेक्सोनमी। टेक्सोनमी में अगर हम देखें, नेक्स्ट वन इज़ टेक्सोनमी। टेक्सोनमी में क्या किया जाता है, टेक्सोनमिस्ट क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेड करेक्टर। फॉर एग्जांपल प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, उनको आपस में डिवाइड करना, क्लासीफाइड करना, और उसके बाद ये देखना कि उन दोनों में कौन से करेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हैं। इसी तरह कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आपस में क्लासीफाई करना और ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेड करेक्टर्स, के आपस में किन किन करेक्टर की बेस पे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं या मिलते जुलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी हमें सबको पता है। पैलेंटोलॉजी में फॉसल्स की स्टडी की जाती है, एंड द पैलेंटोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं कि फॉसल कितना पुराना है, और वो फॉसल से ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे किसी भी जगह पे किसी चीज़ के फॉसल्स अगर मिले हैं तो वो ये कितने पुराने हैं, और यहाँ पे किस किस्म की लाइफ जो थी वो एग्जिस्ट करती थी इतने साल पहले, और ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा फॉसल से लगाया जाता है। तो फॉसल्स की स्टडी भी मेनली बायोलॉजी में ही की जाती है, ये बायोलॉजी की ही ब्रांच है। द नेक्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक्सटर्नली और इंटरनल। दो चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल एनाटॉमी में आ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको एनाटॉमी का पहले बता दिया, एनाटॉमी इंटरनली जो स्टडी है हमारी बॉडी की, दैट इज़ एनाटॉमी, और जो एक्सटर्नल है आउटवर्ड अपीयरेंस की बेस पे, साइज़, शेप, कलर वगैरह इसकी बेस पे, दैट इज़ इन मॉर्फोलॉजी। उसके बाद अगर हम आएँ तो जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को स्टडी करते हैं कि ट्रेट्स कैसे पास्ड होती हैं फ्रॉम वन पेरेंट टू द अदर ऑफ स्प्रिंग। उसके अलावा इसमें जो स्टडी की जाती हैं, चीज़ें स्टडी की जाती हैं, वो भी
किस तरह जो जीन्स हैं उनके सेगमेंट्स हैं वो किस तरह पास आउट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग अपनी स्पेसिफिक ट्रेट्स या करेक्टर्स को लेके। फॉर एग्जांपल किस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जेनेटिक्स रिसर्च हाउ पेरेंट्स पास ऑन द जीन्स दैट डिटर्मिन अ चाइल्ड्स आई कलर। चाइल्ड्स का आई कलर डिटर्मिन करने वाली जीन किस तरह आगे पास आउट होती है। पेज पे अगर पेज नंबर 9 पे अगर देखें तो माइकोलॉजी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके अलावा यहाँ पर डू यू नो में एडवर्ड जेनर इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये भी बिल्कुल याद मेमोराइज़ करने की चीज़ है, एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है। बिकॉज ही क्रिएटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन जो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी विच वाज फॉर स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ थी और उसके खिलाफ उसने वैक्सीन बनाई थी। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वैक्सीन एंड द स्टडी टू हाउ टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्राम इन्फेक्शियस डिजीज़। उसके बाद जो था वैक्सीन की स्टडी और उनको बनाने का जो पूरा अमल था वो काफ़ी तेज़ हो गया था और फिर फर्दर सारा ये प्रोसेस इम्यूनोलॉजी का वो चलता चला गया। उसके बाद वेब क्वेश्चन, व्हाट आर द बीक शेप ऑफ हॉक्स एंड डक्स एंड वाई डू दे हैव दीज शेप्स। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ये बहुत ईजी है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं हमारे जो ऑर्गन्स हैं डिफरेंट, उनके फंक्शंस को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरह ब्लड को पंप करता है, या हमारी जो किडनीज़ हैं या हमारा लिवर है वो किस तरह प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। तो डिफरेंट जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को जो स्टडी किया जाता है, उनके काम करने के अमल को, वो फिजियोलॉजी में किया जाता है। तो ये था हमारा मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सब क्लियर कर दिए हैं। आप फर्दर इन नोट से इन पॉइंट्स को मेमोराइज़ कर सकते हैं। Please do like, share and subscribe to our channel for further lectures. Stay blessed and Allah Hafiz.